हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर करके स्टूडेंट्स को परेशान करता है। अक्सर मेजॉरिटीज़, कभी वो पढ़ता है सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत, कभी पढ़ता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत, कभी पढ़ता है विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी, कभी पढ़ता है प्रभावी बहुमत, है ना, जिसको आप बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो ये क्या होती है ज़रा इसको देखते हैं, ठीक है। और कहाँ का इसका यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्लियामेंट में इसका कहाँ यूज़ होता है। आपका जो PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके अंदर, जैसा मैंने आपको कहा था कि PSIR वो सब्जेक्ट है, भारतीय इंडियन पॉलिटी उसका अंदर पूरा कवर हो जाता है, राज्य व्यवस्था पूरी कवर हो जाती है, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। तो देखते हैं कि मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है। उसमें आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है उसमें 4 तरह की मेजॉरिटी देखी गई है। 4 तरह की मेजॉरिटी के बारे में बात हुई है और ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ये भी मैं आपको बता दूं, बार बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर स्पेशल बहुमत उसके लिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए अलग है, या जो जजेस हटाते हैं उनके लिए अलग है। तो क्या है स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत, जरा उसको देखेंगे और साथ साथ में सारी मेजॉरिटीज़ को देखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास में आता है सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत किसको बोलते हैं। देखिए, किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर प्रेजेंट करने वाला जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो उपस्थित सदस्य है उसका 50% प्लस 1, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, वो क्या कहलाता है, सामान्य बहुमत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लोकसभा में किसी दिन 100 लोग ही आए, प्रेजेंट कितने थे, 100 ही लोग थे। ठीक है, तो 100 ही लोग प्रेजेंट थे लोकसभा के अंदर। और आप जानते हैं कि कोरम जरूरी होता है। कोरम क्या होता है, हर हाउस का 10%, है ना। तो लोकसभा में कोई भी काम हो इसके लिए जरूरी कितना है कि कम से कम 10% लोग आए। दैट मीन्स कि 545 का 10% 55। राज्यसभा में कोई काम हो इसके लिए जरूरी कितने हैं कि 10% लोग आए, मतलब 245 का 10% यानी कि 25। तो मिनिमम 25 तो होने ही चाहिए राज्यसभा में, मिनिमम लोकसभा के अंदर जो है 55 तो होने ही चाहिए। अगर वो भी नहीं हुए तब तो कोई काम ही नहीं होगा, तब तो कोई मेजोरिटी वाली बात ही नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में 100 ही लोग आए और उपस्थित और मतदान, इन 100 में से 100 के 100 लोगों ने मतदान किया। और मतदान करने के बाद अगर हम देखें तो 50% प्लस 1 कितने होते हैं, 51। इसको बोलते हैं सामान्य बहुमत। तो हमारे जितने भी मैक्सिमम विधायी काम होते हैं, पार्लियामेंट्री काम होते हैं, वो सब इसी तरह से होते हैं। बिल पास होता है इसी तरीके से होता है। ठीक है, कोई भी बिल जब पास होता है तो इसी तरीके से होता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होना, विश्वास प्रस्ताव पास होना, वो सब इसी तरह से होता है। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट के 90% काम इससे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बना सकते हम पार्लियामेंट के कामों को। तो सामान्य बहुमत का मतलब क्या हुआ, सामान्य बहुमत का सिंपल सा मतलब है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं, जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, उसका 50% प्लस 1। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे कि इस क्लास के अंदर ये 4 हैं, ये 5वीं भी आ गई है। ठीक है, तो 5 लोग उपस्थित हो गए, 5 ने मतदान किया, तो 50% प्लस 1 कितना हुआ, 3, है ना। तो 3 लोग जो काम कर देंगे वो हो जाएगा। बट कोरम जरूरी है। मान लीजिए इस क्लास का कोरम है 1/10, ठीक है, और इस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है 100, तो 1/10 कितना हो जाता है, 10। तो जैसे कि 10 भी नहीं है अगर, तो फिर उस दिन कोई काम नहीं होगा, उस दिन कोई बिल पर बहस, कोई काम ही नहीं होगा। आप जानते हैं कोरम का मतलब किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए मिनिमम अटेंडेंस जितनी जरूरी है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बात समझ में आ गई, सामान्य बहुमत क्या कहते हैं। और यह है सामान्य बहुमत जो आपको साइड के अंदर दे रखा है। उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% होना चाहिए। यूज का होता है सभी कामों में, ठीक है, यूज का होता है पार्लियामेंट के 90% कामों में इसी का यूज होता है। कुछ विशेष काम अलग है, लेकिन 90% कामों में इसी का यूज होता है। जैसे कि किसी सरकार का विश्वास मत है, किसी सरकार का अविश्वास मत है, कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बिल पास करना है। आपने सुना होगा ये बिल सामान्य बहुमत से पास होना जरूरी है। इसको कई बार साधारण बहुमत भी बोलते हैं। जितने ऑर्डिनरी बिल्स है वो सब इसी से पास होते हैं। जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स है पार्लियामेंट के, वो सब इसी बहुमत से पास होते हैं। मतलब लोकसभा के अंदर 55 मेंबर भी आ गए तो फिर वो बिल पास कर सकते हैं। 55 का आधा प्लस 1 कितना, 55 का आधा प्लस 1, 28।
अगर 55 भी नहीं आए, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वालों में कोरम जरूरी है। कोरम अगर 1/10 भी नहीं हुआ, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25, तो काम नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास में इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या है और ये कहाँ यूज होता है, जरा इसको देखते हैं। पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ, मतलब हाउस की टोटल स्ट्रेंथ। इफेक्टिव बहुमत या प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत क्या होता है कि हाउस की टोटल स्ट्रेंथ, तो मान लीजिए कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 545, ठीक है। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, सदस्य संख्या कितनी होती है उसकी, कितनी होती है 545। अब उसमें जो वेकेंट सीट है, वेकेंट रिक्त, देखिए एब्सेंट और वेकेंट में डिफरेंस है। एब्सेंट का मतलब उस दिन नहीं आया, वेकेंट का मतलब सीट खाली हो गई है। कैसे भी हो सकती है, मेंबर रिजाइन कर सकता है, मेंबर की डेथ हो सकती है, ठीक है। मेंबर जो है रिजाइन कर सकता है, मेंबर की डेथ हो सकती है। एब्सेंट और वेकेंट में डिफरेंस है, बट अब ये बात तो है कि जो वेकेंट है वो एब्सेंट तो हो गई है कि नहीं, जो स्थान रिक्त है वो अतः होगा ही नहीं। लेकिन एब्सेंट का मतलब उस दिन नहीं आया, और वेकेंट का मतलब सीट खाली है ही नहीं, है ना, उसको भरना है बाई इलेक्शंस वगैरह करा कर। तो मान लीजिए कि लोकसभा में 545 सीटें और वेकेंट सीट्स है मान लीजिए 5 है, मान लो, बहुत ज़्यादा नहीं होती है ये, वेकेंट सीटें ज़्यादा थोड़ी रहती, जल्दी ही बाई इलेक्शन हो जाता है। कितने टाइम में बाई इलेक्शन होना जरूरी है, 6 मंथ्स, वेरी गुड, ठीक है। तो बाई इलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो अब लोकसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 540। लोकसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 540। इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी कितनी होगी, 540 का आधा प्लस 1, हाँ 271। हाँ मतलब नहीं, वो 2 नहीं बोला था ना आपने, 271 बोला था क्या, 2 साइलेंट होगा फिर आपके उसमें, ठीक है, होता ना साइकोलॉजी में P साइलेंट है, उसी में इनके 71 में 2 साइलेंट था, बट ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो बात क्या है, चलिए 271 मतलब 271 ये कहलाएगी इफेक्टिव मेजॉरिटी हमारे एग्जाम्पल में। यूज कहाँ होती है, आपने सुना होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा का सभापति है, सुना है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। आपने सुना होगा उसको राज्यसभा अपने प्रभावी बहुमत से हटा सकती है और लोकसभा उसका समर्थन कर दे, ठीक है। जब उसको हटाना होता है, रिमूवल करना होता है अपने टेन्योर के बीच में, तो आपने सुना होगा कि राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटा सकती है और लोकसभा उसका समर्थन कर दे। मतलब लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी। जैसे कि अगर मान लीजिए राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 245, वेकेंट सीट कितनी है राज्यसभा में, मान लो 5, तो टोटल इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हो गई, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई 240। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अगर रिमूव करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, 121। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में चाहिए। इसी तरह से लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, उनको रिमूव करना है तो भी यही प्रोसेस है। मतलब मेजोरिटी ये है। कहाँ यूज होती है इसकी, चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उसको रिमूव करना हो, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, यानी कि मैं कह सकता हूँ ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करना है, पीठासीन अधिकारियों को रिमूव करना है, तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव। सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का मोशन चल रहा है ना, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का मोशन चल रहा है, और लोकसभा में कितनी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए हमारे एग्जांपल में 271। मान लो उस दिन लोकसभा में 300 मेंबर आए नहीं, ठीक है, उस दिन 300 मेंबर आए नहीं, कितने आए, 245 आए मान लो, तो 245 के 45 अगर हटाने के लिए वोट डाल दे तो भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि वो 271 नहीं होगा। समझे। हालांकि जब ये प्रोसेस आता है तो गवर्नमेंट लेकर आएगी तभी पास होता है, और गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, ठीक है। अपोजिशन लेकर आता है तो पास होता नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के पास मेजोरिटी नहीं होती है। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसको, दोनों तरह की मेजोरिटीज क्लियर हुई, ठीक। तीसरी तरह की जो मेजोरिटी होती है उसको बोलते हैं
पूर्ण बहुमत। और कहाँ यूज होता है, बहुत बार आपने सुना होगा, इलेक्शंस के अंदर। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सदन की सदस्य संख्या का 50% प्लस वन, मतलब पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ का 50% प्लस वन। मतलब अगर लोकसभा के अंदर देखें तो 545 स्ट्रेंथ है, वैकेंट सीटों को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 545 का 50% प्लस वन कितना है, 271 या 3, 273 होगा ना, 271 तो उधर था इफेक्टिव में, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 273। इसका मतलब अगर लोकसभा के अंदर किसी पार्टी को 273 सीट्स मिल जाए तो लोकसभा के अंदर उसका हमेशा मेजोरिटी रहेगी, चाहे कुछ लोग आए, चाहे कुछ लोग सीट वैकेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब प्लस वन भी करना है कि नहीं। तो जब बीजेपी की पहले बार गवर्नमेंट बनी थी वाजपेयी सरकार की, तो वाजपेयी जी से लोगों ने कहा वो धारा 370 हटाओ। आप कहते थे 370 हटाएंगे, तो वो कहते थे पहले 272 दो, तब 370 हटाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई, पूरी स्ट्रेंथ ही आप नहीं दे रहे हो, बीजेपी की जिता के भेज रहे हो 170 180, हमें दूसरे लोगों से मिलकर अलायंस बनाना पड़ रहा है, गठबंधन सरकार चलानी पड़ रही है, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी महबूबा मुफ्ती से समर्थन लेना पड़ रहा है ना। और कहेंगे कश्मीर से 370 हटाएंगे तो देगी वो समर्थन, ठीक है। तो भाई 370 तब हटेगा जब पहले 270 दो, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ था, 270 उन्होंने बोल दिया, कहना क्या चाहिए था 273 दो। हालांकि 270 मिल जाते तो भी बात बन जाती, लेकिन ये थी। तो समझ में आ गया, पूर्ण बहुमत, सामान्य बहुमत और प्रभावी बहुमत। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है विशेष बहुमत, ये हमारे संविधान के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है, संविधान संशोधन के लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की बात कही गई है। राज्यसभा की जो स्पेशल शक्तियां हैं आर्टिकल 249 और 312, ठीक है। आर्टिकल 249 क्या है, अगर राज्यसभा अपने स्पेशल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास कर दे, एक संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर अब संसद कानून बनाएगी, तो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इफ राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन विथ नॉट लेस देन ऑफ इट्स 2/3 ऑफ नॉट लेस देन ऑफ इट्स स्पेशल मेजोरिटी, then the parliament has the right to make the laws on such issues which are given on the state list. स्टेट लिस्ट पर ऑन स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाता है, वैसे तो विधानसभा, है ना। लेकिन अगर वो कानून पार्लियामेंट को बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। इसी तरह से नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है राज्यसभा, 312 आर्टिकल, एक तो स्पेशल मेजोरिटी यहां दे रखी है, एक स्पेशल मेजोरिटी यहां दे रखी है, और एक स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 61 के अंदर दे रखी है भारत के राष्ट्रपति को हटाना, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है फिर आखिर, तो सबके लिए अलग अलग है। देखिए सबसे पहले सबसे कठिन स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है, आर्टिकल 61 की, पार्लियामेंट के अंदर हर हाउस की स्ट्रेंथ के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। स्ट्रेंथ का 2/3 माना है, जब आप प्रेसिडेंट को रिमूव करते हो आर्टिकल 61 के अंतर्गत, तो इंपीचमेंट प्रोसेस के अंदर क्या कंपल्शन है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ का भी 2/3 होना चाहिए, राज्यसभा की स्ट्रेंथ का भी 2/3 होना चाहिए, अलग अलग सेपरेटली पास होना जरूरी है, तब जाकर प्रेसिडेंट इंपीच होगा, हटाया जाएगा, महाभियोग पारित होगा, अदरवाइज नहीं। स्ट्रेंथ का 2/3 का मतलब क्या हुआ, लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 545, 545 का 2/3 निकालो जरा, 2/3 ऑफ 545, हाँ क्या हुआ, नहीं निकाल पाए, सीसेटी क्लास नहीं हो रही इसलिए, तो हाँ हाँ निकालो। ऑलमोस्ट निकालो,
नहीं निकला? डरा दिया आपने मेरे को। ठीक है, मान लो इनका इन पे मैं विश्वास करता हूं। 362 प्लस 1 362 है, चलो ठीक है। खैर एनीवे मैं इन पर विश्वास करता हूं, धोखा मत देना भाई, ठीक है। तो है ना, तो 362 लोकसभा में चाहिए मिनिमम प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, समझ गए। और अगर मान लो प्रेसिडेंट को भी हटाने का रिजोल्यूशन किस दिन चल रहा हो और लोकसभा में 200 मेंबर नहीं आए, कितने आएंगे? 345। तो सारे के सारे हटाने के लिए वोट डाल देना, तो भी नहीं हटाया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजोरिटी सबसे खतरनाक टाइप की है। आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजोरिटी सबसे जोरदार टाइप की। अब आते, क्या हुआ? ये वाले हमने देख लिया, सबको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि 249 और 312 में जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कौन सी है। 249 क्या कह रहा था? 249 कह रहा था कि अगर राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा को कानून केंद्र को कानून बनाना है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पास कर सकती है। वो 2/3 बहुमत कौन सा है? राज्यसभा अपनी प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 249 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी है वो कौन सी है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। समझ गए? अब देखिए राज्यसभा में किसी दिन 60 मेंबर ही आए, कोरम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? कोरम कितना है राज्यसभा में? अरे 25। कोरम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है ना? यानी कि काम हो सकता है। और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? काम करना सिंपल हुआ ना थोड़ा सा। प्रेसिडेंट को हटाने की तुलना में सिंपल बात है कि नहीं है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा जो है वो ये काम कर सकती है अपने 2/3 मेजोरिटी से। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, वो स्पेशल मेजोरिटी जो हमको राज्यसभा के अंदर चाहिए। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेशल मेजोरिटी जो हमने देखी वो कौन सी देखी? पहली स्पेशल मेजोरिटी जो हमने देखी वो देखी आर्टिकल 61 की, जिसमें स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। पहली जो स्पेशल मेजोरिटी थी वो कौन सी थी? आर्टिकल 61 की, जिसमें स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए, प्रेसिडेंट को रिमूव करना, इंपीचमेंट, महाभियोग। दूसरी स्पेशल मेजोरिटी है राज्य सूची के किसी विषय पर, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर अगर कानून बनाना चाहे राज्यसभा तो, है ना, या न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अगर फॉर्म करनी हो। बनाइए कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, 2 ही ऑल इंडिया सर्विसेज थी, IAS एंड IPS। अब कौन सी नई ऑल इंडिया सर्विस है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, रिसेंटली प्रपोजल है। ठीक है, अब तक तो 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है। जो IAS का फॉर्म आप लोग भरेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपको 3 ऑल इंडिया सर्विसेज की प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी तो फिर मिजोरम, नागालैंड और जमाने भर की जगह पर आप जा सकते हो। आप उस पर लिख देना, सिर्फ घूमने तो जा सकते हैं लेकिन पोस्टिंग नहीं चाहिए यहाँ। ठीक है, मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, स्टूडेंट बोलते हैं सर घूमने के लिए अच्छी जगह है बट रह नहीं सकते। ठीक है, खैर एनीवे, तो स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप ये हुआ, स्पेशल मेजोरिटी का दूसरा टाइप ये हुआ। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कौन सी है? ठीक है, इसमें क्या किया गया है? स्ट्रेंथ का 50% होना चाहिए। हाउस की स्ट्रेंथ का कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। स्ट्रेंथ का 50% होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा की, लोकसभा में 545 मेंबरशिप है टोटल। स्ट्रेंथ कितनी है? 545। इसका 50% प्लस 1 कितना होता है? 273। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर लोकसभा से पास होता है तो मिनिमम 273 लोगों का समर्थन चाहिए। लेकिन ये काफी नहीं है। अब आ जाओ, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना होना चाहिए? 2/3, और दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर 350 मेंबर आए थे उस दिन, ठीक है, और सबने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के फेवर में बिल वोट किया था, कोई अगेंस्ट में नहीं था, सबने। तो स्ट्रेंथ का 2/3 वाला तो हो गया का पास, है ना, स्ट्रेंथ का 2/3 वाला तो काम बन गया। ठीक है, अब अब क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग 350 थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों का 2/3 भी होना चाहिए।
इसको 360 ले ले ताकि आपको काटना पीटना आसान रहेगा 3 से, है कि नहीं। तो जब इसको देखे तो 240। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 कितना है 240, स्टैंड का 2/3 कितना है 273। कितने लोग फेवर में जा रहे हैं 360, सारे के सारे मैंने बता दिया आपको, है ना। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। सेम प्रोसेस राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी स्ट्रेंथ का 2/3, स्ट्रेंथ का 50% +1 चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ये स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में दे रखी है। जजेस को हटाने के लिए भी यही होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू इम्पीचमेंट। वो इम्पीचमेंट जैसा है, इम्पीचमेंट नहीं है, समझ गया ना। बहुत कारण है, जैसे उसके अंदर एक जुडिशियल कमेटी बनती है जो इम्पीचमेंट में नहीं बनती है, ठीक है। लास्ट में जजेस को हटाने के लिए जब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, जबकि इधर नहीं है, इम्पीचमेंट में नहीं है। आपने सुना होगा जब पढ़ा था, इमीडिएट इफेक्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव माना जाता है अगर इम्पीचमेंट पास हो जाता है तो, समझ गए। तो आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजोरिटी क्लियर हुई। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ का 50% +1 होना चाहिए। 61 में स्ट्रेंथ का 2/3 होना चाहिए, सबसे कठिन है। इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी में एक और कहानी है, और वो ये है कि आर्टिकल 368 के अंदर ही एक दूसरा प्रोविजन भी है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर असर डाल रहे हो, ऐसे संविधान संशोधन जो हमारे संघात्मक ढांचे पर असर डाल रहे हो, मतलब स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप पर, स्टेट पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हो, उनके कुछ राइट्स छीन रहे हो, तो उसको पार्लियामेंट से तो पास कराना ही है, आधे से ज्यादा, है ना, आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना है, मतलब आधे से ज्यादा विधानसभाओं से भी पास कराना जरूरी है। और अब देखिए, यहां चाहिए सिंपल मेजोरिटी, विधानसभाओं में चाहिए सिंपल मेजोरिटी, और यहां कौन सी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी, यहां पर विशेष बहुमत कौन सा है, यहां पर विशेष बहुमत है 2/3 किसका होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। स्ट्रेंथ का कितना होना चाहिए 50% +1। यस, सिर्फ विधानसभा, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो यूटी से नहीं कराना है, ये भी बता देता हूं आपको। यूटी है ना, तो उसमें नहीं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, जरूरी नहीं है वो कर दे। जैसे जीएसटी अमेंडमेंट बिल था, है ना, जीएसटी क्या कर रहा था, टैक्स लगाने की पावर कम कर रहा था ना स्टेट की, सारे टैक्स हटा दी ना जीएसटी ने स्टेट्स के, स्टेट लेवल सेल टैक्स हटकर वैट बना था, वैट खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, ठीक है, उसके लिए करना पड़ा कि नहीं। तो मेजोरिटी 4 तरह की हो गई, सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1, समझ गए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्ट्रेंथ का 50% +1 कहाँ यूज होती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, सरकार निर्माण में। इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ होती है, स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, फिर मेजोरिटी निकालो। स्पीकर को हटाने के लिए, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, ठीक है। और फिर फाइनली क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ना। स्पेशल मेजोरिटी, व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी, 312 की स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। 249 की स्पेशल मेजोरिटी कितनी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है, स्ट्रेंथ का 2/3। नहीं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो हो ही जाएगा जब स्ट्रेंथ का 2/3 है तो, ठीक है, क्योंकि क्या प्रेजेंट एंड वोटिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, ठीक। सबसे टफ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है, प्रेसिडेंट रिमूवल की। जजेस को हटाने वाली स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है, जो 368 में है, कौन सी है, स्ट्रेंथ का 50% +1 होना चाहिए, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। यह एक टर्म बार बार आ रही है प्रेजेंट, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होकर मतदान में हिस्सा ना ले, दे आर कॉल्ड एब्सटेन, है कि नहीं। ऐसा बहुत बार होता है कि उपस्थित होकर मतदान में हिस्सा ना ले, समझ में आया ना, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए ये सारी चीजें होती है। पॉइंट क्लियर है, चारों टाइप की मेजोरिटी। चलिए, थैंक यू सो मच।